अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं आज हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। रिसर्च मेथड्स के हवाले से बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो क्वांटिटेटिव भी होती हैं एंड क्वालिटेटिव भी होती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप की रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चनर्स आते हैं, सही है। अब ये जो क्वेश्चनर्स होते हैं बेटा, ये क्वेश्चनर्स अगर ओपन एंडेड हैं तो ये क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डाटा यानी कि इंटरप्रेटिविस्ट मेथडोलॉजी की बात करेंगे, और अगर ये क्वेश्चनर्स क्लोज एंडेड हैं तो ये पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी को प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया जी। इफ़ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट मेथडोलॉजी, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यूज़। ठीक है जी। ओके, इंटरव्यूज़ आर ऑल्सो यूज्ड इन सोशल सर्वेज़। जब हम सोशल सर्वेज कंडक्ट करते हैं तो हम इंटरव्यूज़ को भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब जब हम इंटरव्यूज़ को यूज़ करने की बात कर रहे होते हैं एंड वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, लेट्स सपोज अगर हम बहुत एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे पास क्या जहन में आता है कि इंटरव्यूज़ आर द क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी, आर द क्वालिटेटिव, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सोशियोलॉजिकल मेथडोलॉजीज ऑफ रिसर्च, हमारे पास इंटरव्यूज़ क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, हमारे पास इंटरव्यूज़ क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। अब ज़रा इधर देखिएगा प्लीज़। अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़ जो कि आपके पॉजिटिविस्ट प्रेफर करेंगे, उसको हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ठीक है जी। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज़ भी होती हैं, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास पहले होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, फिर होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ठीक है। फिर होता है हमारे पास फोकस ग्रुप्स। ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं ग्रुप इंटरव्यूज़। ठीक हो गया जी। ठीक है। अब वही वाली चीज़, अब बहुत सिंपल सी बात, ये पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी होगी। अब मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ लिंकिंग की। ठीक है। ये पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज़ होंगी जिनकी ऑब्जेक्टिविटी के चांसेस हाई होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसकी रिलायबिलिटी भी हाई होगी, इनकी रिप्रेजेंटेटिवनेस, जनरलाइजेशन ये भी हाई होगी। मैक्रो लेवल हो सकते हैं, एम आई राइट, यानी कि बायसनेस के चांसेस भी कम हैं, रेप्लिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और रिप्रेजेंटेटिवनेस भी हाई है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है, एम आई राइट रॉन्ग। अब ये किस तरीके के थ्रू कंडक्ट होते हैं? ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ इंटरव्यूज़ विथ प्लान्ड क्वेश्चंस, प्लान्ड को सर स्पेलिंग सही कर देते हैं, एंड क्लोज्ड एंडेड आंसर्स। क्लोज एंडेड आंसर्स होंगे, क्लोज एंडेड आंसर्स हो रहे हैं जस्ट लाइक अ क्वेश्चन है। सही है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं, आपको खाने में क्या पसंद है? पाकिस्तानी, चाइनीज़, जापानीज़, थाई, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? पाकिस्तानी। मैम आपको? थाई। अबे भाई, ओरिजिनल थाई फूड खाया तुमने? थाईलैंड में खाया कभी? बस बेहतरीन है, बता अलग ही फॉर्म है फिर ये। सही है। ठीक है। ओके। अब यार इतनी स्पाइसी होता है यार वो। अभी रोज़ बता दे, फिर मसला नहीं है, बता दे। पाकिस्तानी। अब मैं ये सवाल मैं 1000 लोगों से पूछ सकता हूँ, श्रिम्प्स खाए वहाँ पे कभी? थाईलैंड यार, वो लॉबस्टर यार, वो बगैर साफ़ किए, हाँ बगैर साफ़ किए डाल देते हैं यार पानी के, वो ऑयल के अंदर।
मैंने कहा था कीड़ा मकोड़ा बाहर निकल रहा है। अच्छा हाँ जी, समझ आई बात, ठीक है। तो यानी कि इट मीन्स, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके जिस तरह हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स होते हैं, सही है, वैसा ही होता है। एम आई राइट? क्लियर हो गई बात? एनी कन्फ्यूजन चलेगा? अच्छा जी, अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी कि ऐसा मुमकिन है कि जो हमने एक कोर फार्मूला पॉजिटिविज्म के साथ लिंक किया हुआ है, ऐसा मुमकिन है कि कोई मेथोडोलॉजी इस फार्मूले को ब्रेक करे। एम आई राइट? ठीक है, अब टेक्निक समझना, देखो मैं जादू करके दिखाता हूँ। एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दे थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स, एम आई राइट? तो क्या ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट करेगी? अच्छा, दुनिया में आओ वापस। देखो, एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, सही है, और अपने यूज़ ऑफ वर्ड्स के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है अपने इंटरव्यू के दरमियान इनके दिमाग पे। तो क्या ऑब्जेक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा? आएगा। ऑब्जेक्टिविटी और बायसनेस में इंक्रीज, ऑब्जेक्टिविटी में इज गोइंग टू डिक्लाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, सही है। अब देखो, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स कह सकते हैं हम इसको, बॉडी लैंग्वेज में क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इंटरव्यूई, ठीक है, इंटरव्यूई जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और ये चीज़ क्या करेगी? बायस, ये चीज़ बायसनेस क्रिएट करेगी, आपकी रिसर्च बायस हो जाएगी। सर देखिए, छोड़ दें यार, आप इमाम के साथ चलें, इमाम से आगे जाएंगे आप, नमाज ख़राब हो जाएगी। माने मेरी बात, सुन लें, मेरे साथ साथ चलें, फिर आप देख लीजिएगा जितने सवालों में आपके सवालों के जवाब दूंगा। समझ आई बात? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस क्यों हाई है? क्योंकि बहुत आसान है, मैंने 4 ऑप्शन दिए, टक 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 खेलना शुरू कर दिया। एम आई राइट? एनी कन्फ्यूजन चलेगा? लेकिन अब ज़रा कहानी को चेंज करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, सही है, जो कि दरअसल कौन से होंगे? ये इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी होगी। एक सेकंड, ये मैं कैमरे फ्रेम में आ रहा हूँ, हाँ हूँ फ्रेम में। इंटरप्रेटिविस्ट, अब इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो पॉजिटिव बात होगी इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी की, वो होगी हाई वैलिडिटी, लोगों के ख्यालात का क्रिएट होना पॉसिबल है। एम आई राइट? अच्छा, इंटरव्यूज एक इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी है, इंटरैक्शन बेस्ड, वर्स्ट थिंग गेन होने के चांसेस है, वर्स्ट थिंग गेन होने के चांसेस है, यानी कि यू आर गोइंग टू पुट योर फीट्स इन अदर्स बूट्स, इंटरव्यू के बूट्स में आप अपने आप को पुट इन करके उसके सर्कमस्टांसेस को स्टडी करो। एम आई राइट? अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ आपसे, तो हमारे पास हमें क्या समझ में आता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं? ऐसे इंटरव्यूज़ जिसमें प्लान्ड क्वेश्चंस हो, बट ओपन एंडेड आंसर्स, यानी कि मैंने अपने पास क्वेश्चंस आसान लिख लिए हों, अपने पास प्लान्ड हो, ठीक है, लेकिन उसके आंसर्स में ओपन एंडेड ले रहा हूँ आपसे, सही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ये इजी टू कंडक्ट होते हैं, इजी टू कंडक्ट, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर आपने सिर्फ नोट डाउन करना है सामने वाला क्या कह रहा है, आपके पास क्वेश्चंस रेडी हैं। बहुत सारे टेलीविज़न एंकर्स जो नए नए एंकर्स होते हैं, जो प्रो एंकर्स नहीं होते प्रॉपर, उनके सारे क्वेश्चंस रेडी होते हैं, सारे सवाल रेडी होते हैं। इसमें एक नुकसान होता है, सामने वाला इंटरव्यूई बात कुछ और कर रहा होता है, अगला सवाल कोई और होता है, क्योंकि सवाल तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लिए ना आपने, सही है। जो नए नए एंकर्स होते हैं तो उनको उनके प्रोड्यूसर्स सारे क्वेश्चंस लिख के देते हैं।
अब वो एक सवाल करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, जैसे शाह महमूद कुरैशी को बुलाया, ठीक है, पहला सवाल किया खारजा पॉलिसी पे। अब प्रोड्यूसर ने तो ऑफ टाइम उसके हिसाब से सवाल बनाए हुए। पहला सवाल किया खारजा पॉलिसी पे, अगला सवाल किया उन्होंने पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से, तीसरा फड्डा डिस्कस कर लिया क्या कहते हैं फिरदौस आशिक ऐवान का और एसी का फड्डा डिस्कस कर लिया। अब क्या है, बात कहीं की कहीं निकल रही है, बात कहीं की ओपन एंडेड है, लेकिन वो वैलिडिटी हाई होगी, लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च होगी वो पॉसिबल नहीं। एम आई राइट? अच्छा, जो प्रॉपर प्रो एंकर्स होते हैं भाई, लेट्स से शादिब खान ज़्यादा हो गया, वो भी काफ़ी हद तक कुछ पॉइंटर्स बना के रखते हैं अपने पास, वसीम बदामी हो गया, ये लोग क्या करते हैं सिर्फ अपने पास पॉइंटर्स के की पॉइंट्स बना के रखते हैं अपने पास, सही, जिस पे आज इससे बात करनी है, सवाल ऑन दी स्पॉट क्रिएट करते हैं, हाँ जवाब से निकालते हैं सवाल, समझ आई बात? अब क्या है, ये क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, अनप्लान्ड questions with open-ended answers. सबसे मुश्किल काम डिफिकल्ट टू कंडक्ट होते हैं, सही है, कंडक्ट एंड रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, पॉइंटर्स देना बड़ा मुश्किल होता है, समझ आई बात? ठीक है, इसको आप लार्ज स्केल पे कर सकते हो ओपन एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को, मुझे बताओ, कर सकते हैं? माइक्रो लेवल होगी ना रिसर्च, दुनिया में आ जाओ मेरा बेटा, वापस आ जाओ, ये देखो क्वालिटेटिव रिसर्च है, माइक्रो लेवल रिप्रेजेंटेटिवनेस लो होगी, सही है मेरा बेटा, ठीक है, अच्छा सेट हो गया। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट है, डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड है, ठीक है, और इसके लिए क्या है, आपको बड़ा कोई एक्सपर्ट इंटरव्यूअर चाहिए होता है, हर कोई अनप्लान्ड क्वेश्चंस नहीं क्रिएट कर सकता। अनप्लान्ड क्वेश्चन जो आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हैं वो दोनों तो पॉसिबल हैं किसके लिए, आपके न्यू इंटरव्यूअर के लिए, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंटरव्यू, वो इसको रिकॉर्ड करना भी डिफ़िकल्ट है, उसको एनालाइज करना भी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो इंटरव्यू है ईजी टू एनालाइज है, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है? ईजी टू एनालाइज है। ये डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है, सही है, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है, ठीक है, अब मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ है ना, ओपन एंडेड टू एनालाइज। जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज होती है हम क्या करते हैं उसको, हम उसको माइक्रो लेवल स्टडी में लेके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि इनकी हाई वैलिडिटी होती है, ये रीजंस को एक्सप्लेन अच्छे से करता है, ये आप कह सकते हैं आप फैक्ट्स की स्टडी के लिए अच्छा है, बट ये रीजंस की स्टडी के लिए अच्छा है। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा जी, फोकस ग्रुप्स पे बात करते हैं। देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है, फोकस ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। तुम लोगों ने यार रोडीज़ देखा होगा, रोडीज़ देखा है? रोडीज़ नहीं देखा तुमने? अच्छा तुमने देखा हुआ है, ठीक है, तुमने देखा है रोडीज़, सही है, रोडीज़ नहीं देखा हुआ। अच्छा यार, वो लोग एक्चुअली इस चीज़ को कहते हैं, आईबीए के टेस्ट के अंदर भी होती है ग्रुप डिस्कशन, जीडी ग्रुप डिस्कशन होती है। आईबीए का टेस्ट होता है ना, आपको इंटरव्यू टेस्ट पास कर लिया तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, उनका एक मॉडरेटर बैठा हुआ होगा, सही, और वो एक टॉपिक थ्रो करेगा, एक टॉपिक थ्रो करेगा। लेट्स सपोज से कहेगा कि कोई स्टेटमेंट थ्रो करेगा कि भाई पाकिस्तानी ड्रामाज आर डेवलपिंग द फेमिनिज्म इन पाकिस्तानी सोसाइटी, एक स्टेटमेंट थ्रो करेगा और 3 लोगों को बोलेगा इसके फेवर में बोलो, 3 लोगों को बोलेगा इनके अगेंस्ट में बोलो, ठीक है। अब फिर पता चलेगा कि भाई इनके अंदर अपनी बात मनवाने की सलाहियत है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि आप जो मीटिंग में कैसे करोगे आप, जाहिर सी बात है, कल को अगर कहीं मीटिंग करनी पड़ जाए, लेट्स सपोज बहुत ही क्वालिफाइड बच्चा है आईबीए के अंदर, 4.0 जीपीए लेके आ गया, लेकिन साल के आखिर में पता चला भाई वो तो मीटिंग ही नहीं कंडक्ट कर सकता, तो उसका बीबीए किस काम का। तो वो फोकस ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोकस ग्रुप। इसकी एग्जांपल के तुम समझ लो, ग्रुप डिस्कशन की एग्जांपल जब मैंने आपको दी थी, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन ऑन वन टॉपिक, एक टॉपिक होता है ऑन फोकस टॉपिक, इससे सामने वाले के आइडियाज़ क्वालिटेटिवली एनालाइज करने का मौका मिल रहा होता है। एम आई राइट?
ग्रुप इंटरव्यू बहुत सिंपल सा है कि भाई आप मल्टीपल इंटरव्यूई एट वन टाइम, आप एक ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, सही है। तमाम ये क्वालिटेटिव है, डिफिकल्ट टू एनालाइज है, माइक्रो लेवल स्टडी के लिए फिर भी यूज़ हो सकते हैं। एम आई राइट? एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? अब देखो IBA क्या करता है। IBA पहले MCQ बेस्ड टेस्ट लेता है, ऐसी बात है, क्लोज एंडेड इंटरव्यूज, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स, सही है। फिर आ गया वो किसके अंदर, फोकस ग्रुप पे आता है, ग्रुप डिस्कशन पे आता है, क्वालिटेटिव वे में एनालाइज किया। फिर उसके अंदर रिफाइन करने के बाद फिर वो जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की तरफ, कि सामने वाले को इंटरव्यू में जाते हैं, पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से फॉलो कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं, क्योंकि हर बच्चे के आंसर क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डिफ़िकल्ट टू एनालाइज हो गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, याद रखिएगा, लेट्स सपोज इंटरव्यूज़ का सवाल आ गया एग्ज़ाम के अंदर। जब जब इंटरव्यूज़ का सवाल आएगा एग्ज़ाम में बेटा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू नीड टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग विद इंटरप्रेटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एग्जैक्टली। टॉपिकल पास्ट पेपर्स पढ़े हुए? टॉपिकल पास्ट पेपर्स पढ़े हुए? टॉपिकल पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से 14 के दरमियान, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो है इंटरव्यूज़ पर बेस करता है। वो ज़रा देख लीजिएगा, वो सैम्पल आंसर के तौर पे आपके काम आएगा, ठीक है। टॉपिकल पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट बिल्कुल आखिर के अंदर। अगर 10 ना हो तो देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से 14 के दरमियान ही होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है जी। देखिएगा, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के हवाले से। ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, जो कि दरअसल एक इंटरप्रेटिविस्ट मेथडोलॉजी है। अभी आपके लिए देखें, साइकोलॉजी जो लोग आगे पढ़ेंगे वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ उसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, सही है। तो आपको पता होना चाहिए ये इसमें भी होता है, लेकिन अभी हम जो जिसको डिटेल में जाएंगे हम वो ये चीज़ है, ठीक है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन के हवाले से, इंटरप्रेटिविस्ट मेथडोलॉजी है, इंटरैक्शन बेस्ड मेथडोलॉजी होगी, हाई वैलिडिटी होगी। जब हाई वैलिडिटी होती है तो हो सकता है लो ऑब्जेक्टिविटी भी हो, कि सामने वाला बायस्ड ओपिनियन शेयर कर रहा हो, ठीक है। उसके साथ साथ लो रिलायबिलिटी भी हो, दो मुख्तलिफ रिसर्चर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन सेम सर्कमस्टांसेस की लेकर आएँ, ऐसा पॉसिबल है। लो रिप्रेजेंटेटिवनेस भी हो सकती है, क्योंकि माइक्रो लेवल होगी, ऑब्जर्वेशन है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब रोज़ा लग रहा है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जहन में रखिए पहली चीज़, अगर ऑब्जर्वेशन, सही है, एथिकल वे के अंदर कंडक्ट करनी है तो आप करोगे ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, सही है, जो कि विथ कंसेंट होती है। विथ क्या होती है? विथ कंसेंट, परमिशन के साथ हो गई। जब आप परमिशन के साथ रिसर्च करोगे, देखो मैं तुम्हें पूरा पॉइंटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप पूरा उसको यूज़ कर सको। विथ कंसेंट, परमिशन, सही है, विथ कंसेंट हो गई। अब जब विथ कंसेंट होगी तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है हॉथॉर्न इफेक्ट आ सकता है, हॉथॉर्न इफेक्ट, एम आई राइट? हॉथॉर्न इफेक्ट आ सकता है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट जिनका अभी फर्स्ट पेपर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 टॉपिकल पास्ट पेपर्स का याद करके जाइएगा, लाजमी रट के जाइएगा। 9 to 14 ये 5 क्वेश्चन हैं।
बड़े क्वेश्चन हैं, उनके पॉइंटर्स बना के याद करना चाहें, जैसे याद करना चाहें, टोटली अप टू यू। ठीक है जी। अच्छा जी, विद कंसेंट हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है। अब क्या है, हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सामने वाला सोशली डिज़ायरेबल वे में एक्ट करेगा। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे स्कूल के अंदर जब ऑब्जर्वेशन होती थी, तुम्हारे टीचर को पता होता था कि आज ऑब्जर्वेशन होने वाली है, सही है, तो वो क्या करता था? सही है, अंग्रेजी में क्लास हो रही होती थी फुल टाइम, तुम लोगों को खुद यकीन नहीं हो रहा होता, ये अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, सही है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज, टीचर नई नई एक्टिविटीज़ प्लान आउट करेगा, तुम बोलोगे भाई हमेशा ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहा था। अच्छा, एज ए टीचर बता रहा हूँ, ज़िंदगी के अंदर जब भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, तो अपना नेचुरल स्टाइल फॉलो कर, इग्नोर द पर्सन जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने सोचना शुरू कर दिया समवन इज ऑब्जर्विंग, तुम्हारी पूरी ऑब्जर्वेशन तबाह बर्बाद निस्त नाबूद हो जाएगी, याद रखना। ये तुम्हारे आगे लॉ के जो तुम्हारे मॉक्स होंगे उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वीडियो लेनी पड़ेगी सर, 22 मिनट की मिस हो गई है। वर्स 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इंटरप्रेटिविस्ट है, वर्स 10 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, आप सही कह रहे हैं, मैं मेंशन कर लेता हूँ आपके मोहब्बत में, ठीक है। लेकिन एथिकल करनी है तो ओवर्ट करनी पड़ेगी, विद कंसेंट करनी पड़ेगी, बट हॉथॉर्न इफेक्ट भी आएगा उसके साथ साथ, सही है। एक एक वर्ड समझो, अगर एक एक वर्ड नहीं समझ में आया फंस जाओगे, सही है। साथ साथ मीनिंग भी पूछते रहोगे, मुझसे की बात नहीं है, ठीक है। अगर अनएथिकल वे में करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़्ज़त विज़्ज़त तो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, तो आप करोगे कोवर्ट, सही है। ये होती है विदाउट कंसेंट, ठीक है। अगर स्पाई बेस्ड फिल्म्स देखते हो तो तुमने देखा होगा, इसमें जैसे स्पाइंग में दिखाया जाता है डीजी डायरेक्टर जनरल कोवर्ट ऑपरेशन, चंदा इधर देख ले, मुझसे पूछ ले, यहाँ से पूछ ले यार, लिखा हुआ आ रहा होता है डीजी कोवर्ट ऑपरेशंस। डीजी कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब होता है स्पाइंग ऑपरेशंस, है राइट। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। कुलभूषण यादव को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया नहीं, कर सकती, करेगी भी नहीं करी, वो क्यों करेगी, पागल है। उन्होंने बोले भाई इंडिया पर केस बन जाएगा आलमी अदालत के अंदर, सही है। तो क्या होता है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो विदाउट कंसेंट होती है, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को कि हमने तो कुछ नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, CI हो, MI6 हो, कोई भी हो, वो अपने कोवर्ट ऑपरेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस एथिकली सही नहीं है। अब तुम बताओ, हाँ, अगर CI पाकिस्तान को बताएगा कि पाकिस्तान वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एट खालिद बिन वलीद रोड कराची, समझ में आई बात, तो भाई वो तो कोवर्ट नहीं रही ना, लोग फिर तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे ही एक्ट करेगी जैसे CI एक्सपेक्ट करती है उनसे। क्लियर हो ही पाता कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ जाए, तो इट कुड बी एनीथिंग, समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर आप किसी को बता के ऑब्जर्व करोगे तो वो जाहिर सी बात है अपनी औकात दिखाएगा, सही। अगर किसी को बगैर बताया करोगे तो वो उसका नेचुरल एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। लेकिन बगैर बताए किसी को ऑब्जर्व करना एथिकली सही नहीं है, समझ आई बात। हर चीज़ के कोई प्रॉज एंड कुछ कॉन्स है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको इसकी टाइप्स पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सही है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर विद इन द ऑब्जर्वीज और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स। इसमें दरअसल वर्स्थिन गेन होती है। क्या होती है, वर्स्थिन गेन होती है, हमारा वर्सन, यानी कि क्या होगा कि आप स्पाई बन के लोगों के दरमियान चले गए, सही है, और जाके ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन मसला ये है इस चीज़ का, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। गेटिंग इन, आपका रिस्पोंडेंट ग्रुप में दाखिल होना, स्टेइंग इन, वहाँ पर मौजूद रहना, गेटिंग आउट, वहाँ से बाहर निकलना, ये तीनों चीज़ें मुश्किल है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड,
एंड एनालाइज, उसको रिकॉर्ड करके एनालाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, याद नहीं रहता। समटाइम यू नीड टू रिलाई ऑन योर ह्यूमन मेमोरी, यानी आपको अपनी मेमोरी पे बिलीव करना पड़ रहा होगा। विदाउट कंसेंट, कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है, जो भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ज़्यादा कोड ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा कोड पार्टिसिपेंट में ज़्यादा मसला आता है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं, यानी कि बहुत सारे गेट कीपर इशू आते हैं। हर बंदा आपको ऑब्जर्वेशन की परमिशन नहीं दे देगा, ठीक है, नहीं दे, अगर बगैर परमिशन नहीं करोगे तो एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसका, ठीक है। दूसरे प्रॉब्लम जो हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर outside the respondent area, यानी कि रिस्पोंडेंट्स एरिया से बाहर है आपका ऑब्जर्वर, सही है। वर्स्ट थिंग गेन नहीं होगा, सही है। कई मरतबा ये कैमरास के थ्रू होती है, सही है। मकसद क्या है? नेचुरल एक्सपीरियंस गेन करना, कि हाउ द इंडिविजुअल इज एक्टिंग नेचुरली, एक इंसान नेचुरली कैसे एक्ट कर रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव ये इस चीज़ का है। एम आई राइट? यानी कि ऑब्जर्वेशन आप कंडक्ट देखें, याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन को ज़्यादातर हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको नीचे कर लूँ थोड़ा सा, हाँ कॉपी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें अभी यहाँ पे ले लें, ठीक, ओके। तो होता क्या सीन है बॉस? होता बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास अच्छा जी, अब हमारे पास जो सीन है ऑब्जर्वेशन के हवाले से और इंटरव्यूज़ के हवाले से, इंटरप्रेटिव, अब एग्ज़ाम में सवाल आ गया, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ की बात की, सर्वेज़ की बात की, स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स की बात की, नॉन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? नॉन साइंटिफिक मेथड्स में आएंगी। एम आई राइट? क्लियर हो रही है बात? साइंटिफिक मेथड्स या नॉन साइंटिफिक मेथड्स, एम आई राइट रॉन्ग? तो अब क्या होगा? नॉन साइंटिफिक मेथड्स को हमारा इंटरप्रेटिविज्म सपोर्ट करेगा, साइंटिफिक मेथड्स को हमारा पॉजिटिविज्म सपोर्ट करेगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, एवरीथिंग इज़ फाइन। कॉपी करना शुरू कीजिए, मैं इनके लिए शॉर्ट बना देता हूँ ताकि आराम से कॉपी कर सकें। थोड़ा सा और क्लोज ले लेते हैं।